गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ने जा रहे हैं, उसको स्टडी करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ दिए गए न्यू वर्ड्स को थोड़ा समझना होगा। एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म होता है निरंकुशवादी व्यवस्था, और एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये हुआ जो निरंकुश तंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं वो एब्सोल्यूटिस्ट हो गए। यानी एक ऐसे शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हो या वैसे शासन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हो जिसके अगेंस्ट कोई भी आवाज़ ना उठा सके। ठीक है। दूसरी तरफ यूटोपियन, एक वर्ड नीचे दिया हुआ है, विजन ऑफ ए सोसाइटी that is so ideal that it is unlikely to actually exist। यानी कल्पनादर्श, कपोल कल्पित बातें जो इतना आइडियल हो, इतना आदर्श हो कि वास्तव में संभव नहीं हो सकता है। ठीक, इन चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ऊपर जो दिया गया फिगर है, जिसे फ्रेडरिक सारियू जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था उसने प्रिपेयर किया, इसके 4 सीरीज़ को इसके इस प्रिंट में आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है। यहाँ देखो, कतारबद्ध लोग कुछ आगे बढ़ चुके हैं इस प्रतिमा से, इस फिगर से। एक अलगरी के रूप में, एक रूपक के रूप में इस महिला फिगर को दिखाया गया है। इसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है जो स्वतंत्रता की मशाल के रूप में है, तो दूसरे हाथ में लोगों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एक तरफ आप देख रहे हो इधर नीचे वाले साइड में ये जो एब्सोल्यूटिस्ट हैं उनकी जो शासन व्यवस्था है, अर्थात राजतंत्र और उससे रिलेटेड जो भी अवशेष है वो नीचे बिखरा पड़ा है। यानी विश्व के लोगों ने वैश्विक स्तर पर इस व्यवस्था को उखाड़ फेंका है। यानी एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंका है, उसे खंडहर में तब्दील कर दिया है, और अब वो इस स्वतंत्रता की देवी, इस प्रतिमा के समीप, उसके समक्ष अपने अपने देश, अपने अपने नेशन के फ्लैग के साथ एक रो में और उस कंट्री के अपने ड्रेस को वियर किए हुए, उस तरह के ड्रेस को पहने हुए ये कहाँ जा रहे हैं? इस स्वतंत्रता की प्रतिमा के करीब से होकर के आगे बढ़ रहे हैं इस फिगर के माध्यम से। और आप एक चीज़ और देख सकते हो, ऊपर फ्रेडरिक सारियू ने दिखाया है कि ये जो हेवनली बॉडी है, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं किस चीज़ को? इस दृश्य को, और इससे काफ़ी प्रसन्न है, इस पे पैनी नज़र रखे हुए हैं और इसमें प्रसन्नता को महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर अभी फिर से रामायण को चलाया जा रहा था, इसमें राम जब किसी दुरात्मा या किसी ऐसे दैत्य को जो काफ़ी खतरनाक है मार देते हैं, तो फिर ऊपर से पुष्प वर्षा की जाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ इमेजिनेशन किया गया है इस फिगर के थ्रू कि इस दृश्य को देख करके हेवनली बॉडी भी, यानी ऊपर जो फरिश्ते हैं वो भी काफ़ी प्रसन्न हैं, काफ़ी खुश हैं इस दृश्य को देख करके। तो आपने देखा 1848 में फ्रेडरिक सारियू जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने इसे प्रिपेयर किया। इसके 4 सीरीज़ थे जिसके थ्रू उसने अपने थिंकिंग को, अपने सोच को सामने लाने की कोशिश की। इसके माध्यम से वो क्या बताना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि पूरा विश्व या विश्व के अनेक देश जो हैं वो किस रूप में बदल जाए, किस रूप में तब्दील हो रहा है? वो एक लोकतांत्रिक स्वरूप के रूप में तब्दील हो रहा है और एक सोशल रिपब्लिक को फॉर्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हो, अलग अलग कंट्री के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये She is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag. Interestingly, at the time when Soryu created this image, the German people did not yet exist as a united nation.
The flag they carry in an expression of liberty hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। जिस चीज़ को मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, इस पर थोड़ा आप ध्यान देंगे। फ्रेडरिक सारियू ने कहने के लिए तो क्या किया था? फ्रेडरिक सारियू ने यहाँ पहले ही दिखा दिया था अपने इस दृश्य में कि ये जो जर्मनी है और अदर कंट्रीज, ये एक नेशन स्टेट के रूप में तब्दील हो चुके हैं, बट ये बाद में होता है। यानी उसने जिस चीज़ को सोच रखा था, जिस चीज़ के बारे में उसने थिंकिंग करी थी, वो चीज़ें आने वाले समय में बहुत हद तक, सभी नहीं लेकिन कुछ चीज़ें उस रूप में भी दिखी जहां राष्ट्र राज्य बने, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे कंट्रीज़ के नेम को दिया हुआ है जो बाद में एक नेशन स्टेट के रूप में या एक राष्ट्र राज्य या एक राष्ट्र के रूप में तब्दील हुए। इस नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए उससे पहले हम लोग इस सोर्स को थोड़ा देखें। सोर्स ए, अर्नस्ट रेनन। हो अर्नस्ट रेनन, इसने अपने एक लेक्चर में, जिसे उसने सावान यूनिवर्सिटी में 1882 में इस लेक्चर को दिया था। टॉपिक क्या था? व्हाट इज़ नेशन। यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है नीचे, किसके नेशा, व्हाट किसके नेशा, व्हाट इज़ नेशन। इसका मतलब हुआ व्हाट इज़ नेशन, यानी राष्ट्र क्या है। राष्ट्र को लेकर के, नेशन को लेकर के तमाम तरह की बातें की जाती हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। इसने जो पुरानी सोच थी, जो ओल्ड थिंकिंग था इसको लेकर के, जिसे हम नैरो माइंडेड थिंकिंग भी कह सकते हैं, इन दिस एसे रेनन क्रिटिसाइजेज द नेशन सजेस्टेड बाय अदर दैट अ नेशन इज फॉर्म बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। इस थिंकिंग को, इस सोच को उसने डिनाई किया, इस सोच को उसने सिरे से खारिज किया कि राष्ट्र का निर्माण सिर्फ भाषा और नस्ल, धर्म और किसी क्षेत्र के रूप में निर्माण होता है। एक नेशन का, एक नेशन की बिल्डिंग की जाती है, ये गलत है। ये किस तरह की थिंकिंग है? ये नैरो माइंडेड थिंकिंग है। तो फिर ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग क्या है? ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग का मतलब ये हुआ, जैसे पाकिस्तान बना, वो नैरो माइंडेड थिंकिंग था। क्या कहा था अल्लामा इकबाल ने? इस्लाम एक अलग कौम है। यानी एक समय तक वही कहा करते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक टाइम ऐसा आया जब उन्हीं की जुबान से तराने निकलने लगे, गूंजने लगे कि इस्लाम एक अलग कौम है। कौम का मतलब ही होता है राष्ट्र, नेशन, ठीक है। यानी धार्मिक आधार पे हम जहाँ हैं वहाँ एक राष्ट्र है और देश बढ़ गया। सिर्फ उन्हीं का उनका भी दोष था, लेकिन उसके अलावा और अन्य लोगों का भी दोष था, इधर से कांग्रेस की तरफ से भी। मैं उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, हम लोग इन चीज़ों पे बाद में डिस्कशन करेंगे। तो उस नैरो माइंडेड थिंकिंग की वजह से क्या हुआ? एक धर्म के आधार पे राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। उसी तरह उसके दूसरे साइड में आप देख रहे हो, इंडिया एक ऐसा कंट्री बना जिसमें किसी भी रिलीजन को एग्जिस्ट करने का, उसे अपने फेथ को फॉलो करने का पूरा राइट दिया गया, पूरा अधिकार दिया गया। तो ये जो इसने अपनी स्पीच दी थी, जो विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध के रूप में छपा, उसमें वो कहता है कि अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। राष्ट्र क्या है? सिर्फ किसी नस्ल, धर्म या किसी वर्ग के आधार पर बनने वाली चीज़ नहीं है। ये लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा की चरम बिंदु होती है। इसके बगैर ये संभव नहीं है। और इसका जो एग्जिस्टेंस है वो किस चीज़ पे टिका होता है? अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन
विच ऑन बेसिस अ नेशनल आइडिया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। जैसे आप देखते हो जब भी हमारे यहाँ 26 जनवरी या 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया जाता है तो तमाम जो हस्तियाँ रही हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके बारे में उनका गुणगान करते हैं, हम उनके बारे में चर्चाएं करते हैं, उस पर तमाम तरह का डिस्कशन और डिबेट करते हैं, उनके योगदान के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ एक आता है कि जो ग्रेट हीरोज़ हैं हमारे कंट्री के, उनके त्याग और बलिदान की गाथाओं पे, जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसकी जो ग्लोरी है, उन सारी चीज़ों पर, और यही वो सामाजिक पूंजी है जिस पे एक राष्ट्र का, एक नेशन का निर्माण होता है, उसकी बिल्डिंग होती है। यानी नेशन बिल्डिंग का वर्क इन्हीं सारी चीज़ों पे आधारित होता है, और उसका जो भविष्य है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो किस चीज़ पे निर्भर करती है। इट्स एग्जिस्टेंस इज़ अ डेली प्लेबिसाइड, यानी रोज होने वाले जनमत संग्रहों पर आधारित होती है। किस चीज़ पे? रोज होने वाले जनमत संग्रह। आप ये कह सकते हो कि हाना में रोज फैसला लिया जाता है क्या? नहीं, लेकिन आप देखो ये जो जनमत संग्रह है रोज होते रहता है, ये अनवरत गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ देश में, तो इस पे डिस्कशन होता है ना। ये क्या है? कहीं ना कहीं जनमत को जो पीपल्स ओपिनियन है उसे क्रिएट करता है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जो भी डिबेट और डिस्कशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं जनमत का ही, एक तरह से जनमत संग्रह का ही हिस्सा है, जो 5 ईयर्स के बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शन में क्या होता है, लोगों का मत उभर करके वोटिंग के रूप में सामने आता है। यानी 5 ईयर्स तक जो डिस्कशन और डिबेट चलते रहता है उसका कहीं ना कहीं परिणाम एक दिन जा करके देखने को मिलता है। तो एक जो आधुनिक राष्ट्र है उसका भविष्य उसके जनता द्वारा, उसकी जो गवर्नमेंट है उसे हर रोज़ उसको जांचने परखने से होता है। इस सेंस में यहाँ कहा गया है इस चीज़ को। अब आइए इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग इधर नेक्स्ट पैराग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेशन और नेशन स्टेट को यहाँ समझना ज़रूरी था। दिस चैप्टर विल डील with many of the issues visualized by Sariu in figure first. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynasty. आपने क्या देखा? फ्रेडरिक सॉरियो ने जिस 19th सेंचुरी में जिस तरह के दृश्य को प्रस्तुत किया, जिस तरह के फिगर को सामने रखा, जिसे विजुअलाइज करने की कोशिश की, वो आने वाले समय में एक आधार बना। उस तरह की चीज़ें बाद में सामने बहुत हद तक देखने को मिली। नेशन स्टेट की बिल्डिंग, इसका रिजल्ट क्या होता है? इस तरह की चीज़ों का, इस तरह के प्रयासों का सिर्फ फ्रेडरिक सॉरियो की बात नहीं है, वो तो एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है। ऐसे बहुत सारे प्रयास हुआ है। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। नेशन स्टेट की बिल्डिंग किस तरह से होती है, थोड़ा उसे समझें, और इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और उसे आप समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीनेशनल डायनास्टीज, ये क्या होता है, इसे किस रूप में आप समझेंगे? यहाँ देखिए आप, नेशन स्टेट किसको रिप्लेस करता है, किसके जगह पे आकर के बनता है? मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो भी एम्पायर थे, यानी साम्राज्य, तो एक साम्राज्य में आप जानते हो एक शक्तिशाली राजा होता है, वो अपने आसपास के जो भी स्टेट्स होते हैं उसको क्या करता है, उसे वो इमर्ज करता है बाय वार, या चाहे वो किसी ट्रीटी के थ्रू, जैसे भी हो, वो अपने हिस्से में मिलाता है, अपने डोमिनेशन को मानने के लिए उन्हें बाध्य करता है, और तब जा कर के वो उसके साम्राज्य का हिस्सा होता है। जब ये साम्राज्य विघटित हुए, जब ये साम्राज्य कोलैप्स किए, तो उस साम्राज्य की जगह पर पहले क्या था? पावर था। उस साम्राज्य की जगह पे पहले क्या था? राजा का पावर।
पावर्स ऑफ द किंग, जिसके भय से और राजा के प्रति, किंग के प्रति जो लोगों का प्रेम या जो उनकी निष्ठा या जो उनका आदर या भाव जो भी था, या जो डिवाइन राइट के बारे में जो प्रचार किया जाता था, उन सारी चीज़ जिस वजह से भी हो, लोगों का उसके प्रति लगाव और उसके भय से, उसके पावर से, उसके तलवार के दम पे उसके साथ जुड़े रहते थे। लेकिन जब नेशन स्टेट की बिल्डिंग होती है तो आप क्या देखते हो, यही जो छोटे छोटे राज्य अपनी एक अलग पहचान लिए हुए थे, वो उस बड़े राष्ट्र का, बड़े एक नेशन का पार्ट बन जाते हैं, और इस तरह से नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जैसे भारत को भी आप उस रूप में ले सकते हो, ठीक है। हम अमेरिका को भी अपने नेशन स्टेट के रूप में ले सकते हो। हालांकि जर्मनी का एग्जांपल यहाँ बेस्ट होगा, सूटेबल होगा, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि बहुत पहले से ही प्रसा का राजा विलियम और उसके जो मंत्री ऑटोवन बिस्मार्क थे, उन्होंने और अन्य लोगों ने मिलकर के जो एक एम्पायर को फॉर्म किया था, एक जो बड़े, तो वो क्या बना, एक राष्ट्र राज्य का आधार बना, एक नेशन स्टेट का आधार बना। ऐसे बहुत सारे साम्राज्य थे जो विघटित हुए, जिसे उखाड़ फेंका लोगों ने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के थ्रू। देन आफ्टर उन्होंने क्या करा, उन लोगों ने नेशनलिज्म की थिंकिंग को लाया, उस मैग्नेटिक एक पावर को, नेशनलिज्म रूपी एक मैग्नेटिक पावर को क्रिएट किया लोगों में, एक ऐसे आकर्षण की भावना, वो तमाम तरह से, चाहे वो सॉन्ग हो, फ्लैग हो, और भी बहुत सारी चीज़ों को, अलगरी, किसी अलगरी को यूज़ किया हो, जैसे भी हो, लोगों को एकजुट रखने के लिए नेशनलिस्ट थिंकिंग को रेज किया उन्होंने। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पूरा यूरोप एक पूरे यूरोप के राज्य नेशन स्टेट और नेशन के रूप में क्या होते हैं, बिल्ड होने लगते हैं। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler come to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from time immediately. It was forged through a struggle through the actions of leaders and the common people. ये बहुत आसान बातें नहीं थी। ये जो कॉमननेस की या एक तरह की जो आइडेंटिटी की बात है, कॉमन आइडेंटिटी की बात है, वो आसानी से होने वाली चीज़ें नहीं थी, ये एकाएक होने वाली चीज़ें नहीं थी। इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, और इसके लिए जो लीडर्स हैं, उनके जो स्पीचेज़ हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको बढ़ाया जाता है, और फिर धीरे धीरे जब इन चीज़ों को लोग समझने लगते हैं, तो फिर उस विचारधारा के इर्द गिर्द लोग जुटने लगते हैं, और फिर एक नेशन स्टेट की बिल्डिंग हो पाती है। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों को पूरा क्लियर करेंगे। इस पे कुछ ज़्यादा ही टाइम मैंने इसलिए दिया ताकि इस टॉपिक को शुरू से काफ़ी क्लियरली हम इसको समझें, ताकि आगे के टॉपिक में हम थोड़ा और फास्ट चलेंगे और इस चीज़ को हमारे लिए समझना आसान होगा। ठीक है, आप इसे बेहतर ढंग से समझें, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे शेयर करें। थैंक्स।